हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास माही टीच वर्ल्ड में। गाइस, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ नई शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या नियम लागू किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल्पना के अनुसार। सबसे पहले देखते हैं कल्पनागत अनुभवों से संबंधित। कल्पनागत अनुभवों से संबंधित होती है, ठीक है। इसमें हमेशा नवीनता का तत्व पाया जाता है। बालक को कल्पना में यह अनुभव होता है कि कल्पना से संबंधित अनुभव नवीन है, ठीक है। दूसरी बात कही गई है नई शिक्षा नीति में, कल्पना पूर्व प्रत्यक्षीकरण अनुभवों पर आधारित वह प्रक्रिया जो रचनात्मक तो हो सकती है, परंतु आवश्यक नहीं कि वह सृजनात्मक भी हो, ठीक है। आगे चलते हैं। विलियम मैंडुगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, ठीक है। दूर की वस्तुओं से संबंधित कुछ बात कल्पना सोचते हैं, ठीक है। दूर की वस्तुओं को सोचते हैं तो इससे संबंधित चिंतन। रामबन के अनुसार कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को नए प्रकार से प्रयोग करते हैं, ठीक है। नए प्रकार से सोच रखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। ये हमको अपने पिछले अनुभवों को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायक देती है जो पहले कभी नहीं हुई है, ठीक है। और तीसरी बात बोआज के अनुसार कल्पना वास्तविक इंद्रिय उत्तेजना के आधार पर ज्ञानात्मक अनुभव जो प्रत्यक्ष से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। कल्पना का वर्गीकरण। तो कल्पना का वर्गीकरण मैंडुगल के वर्गीकरण के अनुसार कल्पना दो प्रकार के वर्गीकरण है कल्पना का। पहला है पुनरुत्पादन, दूसरा है उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना में रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक कल्पना आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षण से प्राप्त ज्ञान को जीवन में छात्र अपनाकर अपना सर्वगुण विकास कर सके। मतलब चौथी बात कही गई, शिक्षा बच्चों को शिक्षा इस तरह से देनी चाहिए कि वह अपने ज्ञान से अपने जीवन में अपने तरह से सर्वांगीण विकास कर सके, ठीक है। ठीक इसी प्रकार पाँचवें, बच्चों की उपलब्धि एवं प्रगति को उनके माता पिता या अभिभावकों को बताकर उन्हें जागरूक करना चाहिए। पाँचवें कहने का मतलब है कि बच्चा कितना रचनात्मक है, कितना ज्ञानात्मक है, कितनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ये उनके अभिभावकों को बताकर उन्हें जागरूक करना चाहिए, जिससे वे अपने बच्चों को और ही पढ़ा सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। सीखने के प्रतिफल की विशेषता। सीखने के प्रतिफल उन जांच बिंदुओं की तरह हैं जो मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करते हैं। यह प्रतिफल बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए अपेक्षित संपूर्ण सीखने के अनुसार बच्चे की प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात क्या कही गई है, सीखने के प्रतिफल विषयों के आंतरिक जटिलताओं और अवस्थाओं के संदर्भ में आपस में स्पाइलिंग की तरह जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जिससे लक्ष्यों का ज्ञान करवाते हैं। विद्यार्थियों के एक समय अंतराल पर ज्ञान अर्जित करना होता है, ठीक है। मतलब एक समय दिया जाता है कि इस समय के अंतराल में आपको अर्जित करना है पाठचर्या का अपेक्षित, ठीक है। चौथा क्या है, सीखने के प्रतिफल अध्यापकों में बालक की उपस्थिति क्या है, उसकी समझ क्या पैदा करते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया स्पष्ट होती है। कक्षावार में कितने प्रतिफल होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अधिगम प्रतिफल के प्रकार। अधिगम प्रतिफल 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला शाब्दिक प्रतिफल, दूसरा मनोवृत्ति प्रतिफल, तीसरा ज्ञानात्मक प्रतिफल, चौथा बौद्धिक कौशल, शारीरिक कौशल प्रतिफल, ठीक है। तो पहला क्या दिया, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शोध करने वाले छात्रों की स्नातक डिग्री की अवधि को बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। पहले 3 वर्ष में होती थी, 3 वर्ष में डिग्री मिलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब 4 वर्ष होगा। स्नातक पाठ्यक्रम की पढ़ाई 3 से 4 वर्ष होगी। अब स्नातक में 1 वर्ष जो पूरा करेगा उसे प्रमाण पत्र मिलेगा। जो बच्चा 2 वर्ष का पूरा करेगा स्नातक, वो डिप्लोमा, 3 वर्ष पूरा करने पर उसे डिग्री मिलेगी, 4 वर्ष पूरा करने पर उसे शोध के साथ डिग्री मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं।
नई शिक्षा नीति 2020 में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 वर्षीय स्नातक के पश्चात या तो बच्चा पीएचडी या डीफिल के में प्रवेश ले सकता है। कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया गया है। स्कूल से दूर हो रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। जैसे कुछ बच्चे स्कूल दूर होने के कारण नहीं पढ़ पाते हैं या फिर गरीबी के कारण वो स्कूल नहीं जा पाते, तो उन बच्चों को 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। ठीक है। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर जीडीपी अब 6% के बराबर करना होगा। अभी वर्तमान में 4.43% है। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 6% वाला, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तीसरा है वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा पंजीकरण 50% करना। स्कूल में बोर्ड परीक्षा वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर के आधार पर होगी। पहले जैसे तिमाही, छमाही, सालाना होते थे वार्षिक, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2035 में सेमेस्टर के आधार पर ही उसकी परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है। एक नई व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSC 2020 से 21 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। ठीक है। आगे क्या, उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। UGC, AICTC, NCTE को हराकर हायर एजुकेशन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। आगमनात्मक तर्क में उदाहरण से नियम की ओर, निगात्मक तर्क नियम से उदाहरण की ओर, और आलोचनात्मक तर्क गुण दोष की परख के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। और सदृशवाची तर्क उपमा के आधार पर, लिखा है यहाँ पे, उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतन किसी निष्कर्ष पर पहुंचाता है। ठीक है। अब तर्क के सोपान क्या है? जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में 5 सोपान बताया है। पहला सोपान है समस्या की उपस्थिति, दूसरा है समस्या की जानकारी, तीसरा है समस्या के समाधान के उपाय, चौथा है एक उपाय का चुनाव, पांचवा है उपाय का प्रयोग। सबसे पहले तो हमें समस्या की उपस्थिति के बारे में जान लेना चाहिए जॉन डीवी के अनुसार। दूसरा दिया समस्या की जानकारी, और तीसरा है समाधान कैसे होते हैं। ठीक है। और एक उपाय का चुनाव करते हैं, उसके बाद उपाय को प्रयोग करते हैं। तर्क विकास की विधियाँ 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें दृढ़ निश्चय, स्वाभाविकता का विकास, क्रमागत ज्ञान, सूझ शक्ति। ठीक है। ये आते हैं तर्क विकास विधियों में। चलिए आगे चलते हैं। सीखने के प्रतिफल क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम का परिमाण आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोणों की प्राप्ति में होता है। गेट्स के अनुसार अधिगम का परिमाण अनुभव द्वारा व्यवहार के सुधार में होता है। ठीक है। शिक्षक के शिक्षण कार्य के बाद छात्रों में विकसित हुई विशिष्ट योग्यता लिखा हुआ है का आकलन करना या शिक्षण से छात्रों ने जो सीखी है उसी कितना उत्पादन या परिणाम प्राप्त होता है। यह परिणाम किस स्तर का है, सीखने का प्रतिफल है। ठीक है। आगे चलते हैं। सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता। सबसे पहले सीखने के प्रतिफल में क्या दिया हुआ है? सबसे पहला दिया शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति की जांच हेतु। दूसरा दिया RTA 2009 में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए। और तीसरा कहा गया राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए कार्यों का क्रियान्वयन। और चौथा कहा गया प्रदेश को देश के स्तर पर शैक्षिक दृष्टिकोण से विकसित करना। पांचवा नियम है अधिगम का परिणाम अनुभव द्वारा व्यवहार के सुधार में होता है। ठीक है। इसके बाद में छात्रों को उनकी आयु स्तर के अनुसार कौशल विकास एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा को परिभाषित करने हेतु। आगे चलते हैं। सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य। RTA 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के छात्रों के लिए गुणवत्ता शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित करना। ठीक है।
और दूसरे में क्या है, छात्रों की सीखने की निरंतरता एवं सीखने के प्रगति स्तर के लिए मापन हेतु मापदंड तय करना। तीसरा, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। आजकल हमारी शिक्षा प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो उसमें सुधार करना। नई शिक्षा नीति 2020 की कुछ इम्पोर्टेंस लाइन है जो कि नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी हुई थी। जारीकर्ता कौन कौन थे? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये पूर्व इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं। नई नीति के द्वारा प्रतिस्थापित नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, ये सेकेंड नीति रहा है 1986, ठीक है। पहली नीति जो रही है वो 1968 में रहा है। भारत की प्रथम शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में रही है, ठीक है। ये सेकेंड नीति इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। परीक्षा उपयोगी तत्व। परीक्षा उपयोगी तत्व, परीक्षा उपयोगी तत्व में क्या दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी नीति होगी। अच्छा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, नाम चेंज कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंस है, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा नया शैक्षिक पाठ्यक्रम ढांचा बनाया है, ये सीढ़ी है। तो चलिए 3 वर्ष, 1 मिनट, 5334 के आंकड़े में है। 3 वर्ष आंगनवाड़ी में प्री स्कूल, आयु सीमा रहेगी 3 से 6 वर्ष। 2 वर्ष कक्षा 1-2, आयु रहेगी 6 से 8 वर्ष फाउंडेशन में, ठीक है। और प्राथमिक में क्या होगा? कक्षा 3-5 में जो बच्चा पढ़ेगा उसकी आयु होगी 8 से 11 वर्ष। और माध्यमिक में कक्षा 6-8 में जो बच्चा पढ़ेगा उसकी आयु होनी चाहिए 11 से 14 वर्ष। और कक्षा 9 और 12 जो बच्चा पढ़ेगा उसकी आयु होगी 14 से 18 वर्ष सेकेंडरी में, ठीक है। आगे चलते हैं। नया स्कूल पाठ्यक्रम संरचना 3 से 8 वर्ष, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है, ठीक है। 9वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी होगी, मतलब जो बच्चा 9वीं कक्षा में आएगा वो अपने पसंद के विषय चुन सकता है, उसको जो भी लेना है। और 5वीं कक्षा 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। जहाँ मतलब कक्षा 5 में जो बच्चे की मातृभाषा होगी, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा होगी, उसी में कार्य करवाया जाएगा। और 6वीं कक्षा में वोकेशन कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते। तर्क चिंतन का उत्कर्ष रूप और जटिलतम मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। गैरट के अनुसार देखा जाए, मन में किसी लक्ष्य एवं उद्देश्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क कहलाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार वुडवर्ड के अनुसार तर्क तथ्यों का सिद्धांतों में जो स्मृति या वर्तमान में निरीक्षण द्वारा प्राप्त होते हैं को परस्पर मिलाया जाए, उस पर मिश्रण, मतलब जो स्मृति, जो याद हो वर्तमान निरीक्षण द्वारा, उसको परस्पर मिलाया जाए तो उससे जो मिश्रण तैयार होता है वो परीक्षण के निष्कर्ष निकाला जाता, ठीक है। अब मन तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को शामिल रूप से प्रदान करता है जिसमें केवल पिछले समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार गेट्स व अन्य के अनुसार तर्क फलदायक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभव को नई विधियों के पुनः संगठित में सम्मिलित करना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तर्क चिंतन की एक प्रक्रिया है, क्रमबद्ध में पाई जाती है। तर्क में व्यक्ति पक्ष विपक्ष में तर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, ठीक है। जैसे 2 व्यक्ति हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी विषय पे, तो वो उस बातचीत को करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तर्क के प्रकार आगमनात्मक,
तर्क, आलोचनात्मक तर्क, निगात्मक तर्क, सदृशवाची तर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। छात्रों की प्रगति एवं मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना भी होगी, जो शिक्षा के पश्चात नौकरी में भी लाभदायक होगी। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है, तीसरे नंबर पर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा 2022 तक विकसित किया जाएगा। चौथी बात क्या है, सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिक उपयोग, ठीक है, करने पर विचारों को मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वतः निकाय होगी। राष्ट्रीय शैक्षिक में NETE का निर्माण भी किया जाएगा। तो ये बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई हैं। और पाँचवीं में क्या कहा गया, सभी भारतीय भाषाओं के लिए शिक्षा संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए इस नीति के द्वारा पानी फारसी प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI नामक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नीति का विजन, भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा बढ़ावा देने, जो किसी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने और भारत के वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करें। ठीक है, अब नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश था। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।